पंकज रौतेला। वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। राजनीतिक दलों का तो काम होता है राजनीति करना। बात भी सोलह आना सच है कि सियासी दल सियासत नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। अब सवाल यह है कि किसानों के आंदोलन को समर्थन देने में कैसी सियासत है। विपक्षी दल अगर किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। दरअसल सपा कांग्रेस सहित करीब 22 दल किसानों के समर्थन में उतरे हैं। सरकार कह रही है कि विपक्ष राजनीति पर आमादा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या सचमुच किसान सियासत का हथियार बना है या फिर कुछ और, जानने की कोशिश करेंगे चर्चा के जरिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। सर्द मौसम में गर्म सियासत का ये वो मर्म है जो किसान आंदोलन के आगोश में सड़कों पर शोर कर रहा है। किसानों के इस आंदोलन में अब सियासी दलों ने भी आहुति देनी शुरू कर दी। आंदोलन के इसी एक्सप्रेसवे पर समाजवादी साइकिल लेकर उतर पड़े अखिलेश यादव और धरना प्रदर्शन के हालत में हिरासत में ले लिए गए अखिलेश यादव। ये कानून किसानों के पक्ष में नहीं है। किसानों की बड़े पैमाने पर लूट होगी। ये दिल्ली के कानून कॉरपोरेट हाउसेस को और बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का है। मुझे आश्चर्यजनक प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के आचरण पर भी होता है। श्री मुलायम सिंह जी ने 2019 में एग्रीकल्चर से संबंधित जो स्टैंडिंग कमेटी थी, उस स्टैंडिंग कमेटी में एपीएमसी एक्ट, एपीएमसी एक्ट में संशोधन का समर्थन किया था और मॉडल है कि जो भारत सरकार ला रही थी उसका पुरजोर समर्थन देने की बात कही। 12 दिन से अपनी मांगों को लेकर मनोहार कर रहे किसान, वहीं केंद्र सरकार की बेरुखी ने अब विपक्षी दलों को भी बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अल सुबह ही किसानों के बीच जा पहुंचे। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। 12 दिन में 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बात तारीख पर तारीख से आगे नहीं बढ़ पाई है। इसी तस्वीर में किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद को 22 सियासी दलों ने समर्थन भी दिया है। किसानों को समर्थन देने की कड़ी में करीब 30 खिलाड़ी भी महामहिम के यहां तक मार्च पर निकले। सरकार कह रही है कि किसान आंदोलन की जमीन पर अपनी फसल पका रहा है विपक्ष। अब करें तो देश किसानों का कल्याण, हम उसको तरीके से करें बातचीत करके, तो आप सड़कों पे आते हैं। ये है डबल स्टैंडर्ड्स। बहरहाल किसानों ने जहां 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है, वहीं सरकार ने 9 दिसंबर को फिर बातचीत की मेज सजाई है। इधर किसानों के आंदोलन पर विपक्षी दलों की अंगड़ाई में सवाल यह है कि क्या किसान के कंधे पर रखकर अपनी सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं विपक्षी दल। सवाल यह भी है कि किसानों के समर्थन में सियासत कैसी है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वैसे किसानों की मांग पर बैठकों का दौर तो चल ही रहा है। 2 हफ्ते होने को हैं, किसान दिल्ली सीमा पर सड़क पर बैठा है। बैठकों का तो पता नहीं, लेकिन किसानों के इधर भारत बंद का ऐलान भी किया है। ऐसे में सरकार से ये सवाल जरूर हो रहा है, क्या बंद से परेशानी का हल निकलेगा। तो बंद से लेकर सियासत पर आज चर्चा होगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। नवीन श्रीवास्तव जी बीजेपी से, ओमकार नाथ सिंह कांग्रेस से हमारे साथ, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से, रोहित अग्रवाल जी रालोद से हमारे साथ, आलोक वर्मा जी भारतीय किसान यूनियन से हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमिताभ सर आपसे कर रहे हैं। किसान आंदोलन, भारत बंद और बंद को मिलता सियासी साथ, क्या देखते हैं आप? देखिए, आज एक नया डेवलपमेंट हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की इन्हीं विधेयकों पर जो बहस हुई,
उसमें भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों ने क्या बोला, उनके भाषणों को लेकर एक नई चर्चा आरंभ हुई। किसी ने कहा कि भाई प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के, उन्होंने राज्यसभा में इसका समर्थन किया। किसी ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में मुलायम सिंह जी ने एक बार ये कहा था। किसी ने शरद पवार जी की चिट्ठी रखी जब वो कृषि मंत्री थे भारत के, और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी मंडी के कामकाज को लेकर। इस मामले में मेरी कोई रुचि नहीं। अब लोग चौंकेंगे, भाई इस मामले में रुचि क्यों नहीं, इस पर इतना हाय तौबा मचा है, आपने सीरियस खारिज कर दिया। क्योंकि मेरे लिए मसला यह नहीं कि पार्टी क्या कह रही, राजनीतिक दल, क्योंकि राजनीतिक दलों के चिंतन की सीमा रेखा और उसकी परिधि मैं जानता हूं। अभी दूंगा उदाहरण। मेरे लिए या देश के लिए महत्वपूर्ण यह नहीं होना चाहिए कौन किधर खड़ा है ना, बसपा किधर है, सपा किधर है, तृणमूल किधर है, कांग्रेस कहां है, भाजपा कहां है, जनता दल यूनाइटेड कहां है। इस चक्कर में देश को पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं बार बार कहता हूं 150 करोड़ के आसपास का देश है, 135 करोड़ सरकारी आंकड़ा, और चूंकि जनसंख्या अभी दोबारा से गणना हुई नहीं, इसलिए जनगणना, इसलिए 150 करोड़ तो हो ही गई मिनिमम। उसमें सारे राजनीतिक दलों के चेले चिंटू जोड़ लो तो कितने, भारत का कितना हिस्सा, 20% भी तो नहीं, सारे के चिंटू पिंटू कार्यकर्ता सब जोड़ लो, रामलाल से मोतीलाल सब। इसलिए वो इशू नहीं। मसला है किसान की मांग ठीक है कि नहीं, मसला है किसान की सुनी जानी चाहिए कि नहीं। इस बाकी किसी विषय में मेरी रुचि नहीं, और हिंदुस्तान की भी मेरे ख्याल से रुचि नहीं, क्योंकि जितना हम राजनीतिक दलों को जानते हैं उतना देश भी जानता। अब मैं एक सवाल रखता हूं, मुझे सारे लोग मिलके, नवीन बाबू आप समेत सारे राजनीतिक दल मिलके, विद्वान साथी हो सब लोग, ये बताओ देश में कोई ऐसा बड़ा आंदोलन हुआ आज तक जिसके पक्ष या विपक्ष में राजनीतिक दलों ने अपनी पोजीशनिंग ना की हो? उत्तर है नहीं नहीं नहीं। आपके पास हो कि हां ऐसे आंदोलन रहे जो न्यूट्रल है, जिनके पक्ष विपक्ष में कोई नहीं खड़ा हुआ, तो आप बता दीजिएगा, तो मैं अपनी बात माफी के साथ वापस ले लूंगा। और नहीं तो फिर इसमें नया क्या? जो सियासत कर रहा है, शहर में मजमा हो, वो उसमें नहीं निकले, कोई लाइन नहीं ले, या तो जिंदाबाद वाले लाइन में जाएगा या मुर्दाबाद वाली में, खाली तो नहीं बैठेगा। राजनीति करनी ही तो इसमें चौंकने की कौन सी बात, नई बात कौन सी है बताओ। रही बात किस नेता ने क्या कहा, तो एक और अच्छी बात बता देते हैं। ओंकार जी को याद होना चाहिए इंदिरा गांधी के समय में ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू ने एक प्रचंड विकराल आंदोलन किया असम में। इंदिरा जी भी जिद्दी महिला थी, अड़ गई, सरकारें अड़ भी जाती, भाई सरकार है, थोड़ा तो नशा रहते है। बोले जी चुनाव कराएंगे, सबने बहिष्कार किया, इंदिरा जी ने चुनाव करा दिया। वो चुनाव बाद में दोबारा कराना पड़ा, और एक टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदू ने एक कार्टून छापा था, हड्डियों का ढेर, उसके ऊपर कांग्रेस का झंडा लगा। क्या इतनी बड़ी हिंसा हुई राज्य में, लेकिन करा दिया तो करा ही दिया, वो इशू नहीं। एक दूसरा उदाहरण रखता हूं, मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टरशिप में, नवीन जी आप सुन लीजिए, आपके लिए जरूरी है क्या, मुझे पता नहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या तर्क देंगे, लेकिन जो मेरा अपना तर्क है वो मैं जरूर रखूंगा। कृषि पर चर्चा हो रही थी, अपर हाउस में, राज्यसभा में अरुण जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, अरुण जेटली जी योग्य व्यक्ति थे, बड़े वकील थे। उनके 5 शब्द मैं उद्धृत करता हूं स्मृति से, गलत हो तो मेरे ऊपर मुकदमा कर दीजिएगा, मैं माफी मांगूंगा, ठीक। अरुण जी ने कहा मनमोहन सिंह से कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप हिंदुस्तान के किसान को अंधेरी सुरंग में ढकेलना चाहते हो। अरे ये हिंदुस्तान का ट्रेडिशनल सिस्टम है,
जिसमें आड़तिया है और लोग हैं जो किसान के बुरे वक्त में उसके मददगार होते हैं। और अरुण जी चूंकि योग्य थे, वो तर्क कहां का लाए? उन्होंने कहा आप कह रहे हो वॉलमार्ट आएगा और कौन कौन आएंगे? विदेशी, सब बड़ी कंपनी वाले, किसान का दिन बहुरेगा। उन्होंने कहा जहां वॉलमार्ट 30 साल से है, जहां वॉलमार्ट 30 साल से है अमेरिका, वहां अमेरिका की सरकार को वॉलमार्ट के जरिए जो किसानों को संकट हो रहा है उससे उनकी जान सस्टेन करे, वो जीवित रहे, इसके लिए उन्होंने एक आंकड़ा दिया 6,000 करोड़ रुपया प्रति माह सब्सिडी दे रहा है। तो अरुण जेटली ने पूछा कि आपके पास इतना पैसा है क्या गरीब देश के पास, भारत के? आप विपक्ष में थे तो आपने तर्क दिया। सुषमा जी जैसी प्रखर वक्ता लोकसभा में बोली, उन्होंने मालूम क्या कहा? उन्होंने कहा ये जो वॉलमार्ट टॉलमार्ट टाइप के जो लोग हैं, इनको हमारे यहां के किसान के फटे कुर्ते और फटी थेगड़ी लगी धोती और बिना चप्पल के फटे बिवाई वाले पांव रास नहीं आएंगे। और उनके शब्द उद्धृत करता हूं सुषमा जी के लोकसभा में। उन्होंने कहा छूछक हो बच्चे का, अम्मा का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो, बिटिया का ब्याह करना हो, किसान पगड़ी बांधता है, मंडी चला जाता है, आड़ती से कहता भाई 10,000 रुपया दे दो, ना लिखा ना पढ़ी, ना टिन नंबर ना डिन नंबर, उसका जीवन सुखी हो जाता है। बोले वॉलमार्ट आएगा तो कौन देगा? सुषमा जी साइड, मैं नहीं कह रहा, है ना? स्थान बदलता है तो भाषा बदल जाती। कांग्रेस सरकार में रही तो वो हो जाती है ग्लोबलाइजेशन की समर्थक, विपक्ष में आती है तो वो स्वदेशी जागरण मंच हो जाती है। इसमें कौन सी नई बात? हम जानते हैं कि वो खुद में कुछ नहीं है। कोई पार्टी जब जैसा मौका मिलता वैसे अपना शेप ले लेती है। गलत तो नहीं कह रहा, बुरा मानने की भी बात नहीं, सच्चाई तो यही है? आप एक हाथ में कबूतर भी रखते हो, एक हाथ में लाठी भी रखते हो। जब जैसा मौसम देखा तो सफेद कबूतर उड़ा दिया, नहीं तो लाठी दे दी। ठीक है, सुविधा की राजनीति है, इसमें काय को देश इतना चिंतन करे? मुझे नहीं लगता करना चाहिए। और बाकी मित्र अगर उलझेंगे तो उनके नेताओं के भी बयान बता दूंगा, जब विपक्ष में थे तब क्या बोले, सत्ता में आए तब क्या किया। अब इस बात को शुरू करते हैं और आलोक वर्मा से बात पहले शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सबसे बड़ा स्टेक आलोक वर्मा जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उसका है। आलोक जी, कौन पार्टी क्या कह रही, इससे क्या फर्क पड़ता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य के मसले पर या मंडी समिति के मसले पर पार्टियां हैं, वो तो अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कहेंगी। मूल विषय क्या आज भी यही है कि किसान क्या चाहता है, या इसको राजनीति की अंधेरी सुरंग में ढकेल दे पूरे आंदोलन को? देखिए अमिताभ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान का ये जो आंदोलन है ये पूर्णतया किसानों का है। इसमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई किसी प्रकार का समर्थन नहीं है, और अगर वो समर्थन देना भी चाहते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसान उनको मंच नहीं देगा, मंच नहीं देगा। और किसानों की आज भी वही मांगे हैं जो 27 नवंबर से हम दिल्ली में आके बैठ के मांग रहे हैं। तीनों कानून वापस हो, एमएसपी को गारंटीड कानून बनाया जाए, पूरे देश में एक बिजली की व्यवस्था हो, और पराली का जो मुद्दा पूरे देश में गरमाया रहता है, पराली प्रबंधन से भी कोई रास्ता निकाला जाए। ये सरकार से हमारी मांगे हैं। और अमिताभ जी, मैं बताऊं कि सरकार से जब जब वार्ता होती है तो कृषि मंत्री जी ये जरूर कहते हैं कि भाई बच्चों को घर भेज दो, बुजुर्गों को घर भेज दो, हम आपसे बात करने के लिए तैयार है, आप आओ बात करो। मतलब इससे कहीं ना कहीं मैसेज ये किसानों को लग रहा है कि सरकार चाहती है कि आंदोलन खत्म हो, ये किसान यहाँ दिल्ली से चले जाए, उसके बाद तो फिर अपने हिसाब से इनको मना लेंगे। जी ठीक। रोहित अग्रवाल, अच्छा मैं बात सिक्के को थोड़ा दूसरी तरफ उछाल देता हूं। हम कह रहे हैं राजनीतिक दल इस देश के लोगों के दल है। जापान और हांगकांग और यूथोपिया का आदमी तो है नहीं मेंबर पार्टी में। सबको छूट है आंदोलन में अपनी भूमिका तय करने की, इसमें समस्या क्या है?
कोई पक्ष में खड़ा हो, कोई विपक्ष में खड़ा हो, लेकिन खड़ा तो होना ही होगा। इसमें क्या समस्या है? राजनीतिक दल अछूत तो है नहीं। रोहित अग्रवाल, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए भैया। आजादी की लड़ाई हुई, सबने सहयोग दिया, कम्युनिस्ट भी थे उसमें, हिंदू महासभा के लोग भी थे, कांग्रेस भी थी, क्या समस्या है? रोहित अग्रवाल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, अगर कोई भी व्यक्ति राजनीति जिसने स्वीकार की है कि राजनीति हम करेंगे, चाहे वो सरकार बना के करे या विपक्ष के तौर पे करे, और विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है लोकतंत्र के अंदर। सरकार निरंकुश हो जाएगी, तानाशाह हो जाएगी अगर विपक्ष नहीं होगा तो। देखिए एक जो कहावत है कि जो आपकी निंदा करता है उसको अपने नियरे रखिए, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो क्रिटिक्स कहां से आएगा, आपकी गलतियों को कौन बताएगा। देखिए विपक्ष का काम है, सरकार अगर कुछ भी गलत कर रही है तो हम उसकी गलतियों को निकाल के और हम सरकार के सामने परोस दें कि भाई ये आपकी गलती है जो कि जनता के हित में नहीं है, और हम जनता के साथ हमेशा खड़े होते हैं और जनता की जो भी समस्या है वो सरकार तक पहुंचाते हैं। क्योंकि होता क्या है, सरकार के आसपास बहुत सारे चापलूस आ जाते हैं जो उन तक सच्चाई धरती के नहीं आने देते हैं। जब विपक्ष अपनी आवाज बुलंद करता है तो वो सच्चाई सीना चीरते हुए विपक्ष के वो सरकार के कान में जाती है, चाहे वो मोदी जी हो चाहे वो योगी जी हो। देखिए आज योगी जी तक, मोदी जी तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, उसके लिए विपक्ष की एक बड़ी भूमिका है। वो विपक्ष अपनी आवाज को बुलंद करके जो जनता की समस्या है, जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो वहां तक पहुंचाता है। हमारा एक सकारात्मक कार्य है विपक्ष का कि जो भी आप गलत कर रहे हैं उसके लिए हम आपको सचेत करें, हम आपको बताएं कि ये जनता के हित में नहीं है, जनता इससे संतुष्ट नहीं है। जैसे आज की सरकार कह रही है हमने जो कर दिया, कानून बना दिया, किसान के हक में बना दिया, लेकिन किसान उससे संतुष्ट नहीं है। अब वो आवाज उन तक उनके नेता तो पहुंचाएंगे नहीं। आ गई बात, आगे ठीक बात है। सरकारें इसी भाषा में बोलती हैं, आपने नया सुनना शुरू किया होगा, है सरकारों की एक ही शैली होती है ना। शहरों में जो लोग भटकते हैं वो अभी मैच्योर नहीं हुए, इंडियन डेमोक्रेसी को वो जानते नहीं। ओंकार नाथ सिंह पुराने आदमी, वो जानते हैं, समझते हैं, बोले भले ही न टीवी पे। सरकार की भाषा एक होती है, सरकार का स्वभाव एक होता है, ठीक है ना। साइन बोर्ड किसी कंपनी किसी पार्टी के लगा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओंकार जी के पास चलूंगा और सवाल मेरा ये होगा कि जब मैंने ये कहा कि राजनीतिक दलों की बातों को कभी बहुत गंभीरता से मत लिया करिए, ज्यादातर समय ये लोग सुविधा से अपनी पोस्चरिंग करते हैं, तो उसके दो और ज्वलंत उदाहरण देकर ओंकार भाई के पास चलूंगा। राहुल गांधी आए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था शायद, या लोकसभा का, मैं इसमें कंफ्यूज कर रहा हूं, उनके भाषण मुझे याद है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी की पार्टी है और बसपा का हाथी पैर रुपया खाता है, ठीक। दोनों को लपेट लिया, दोनों पार्टियों से अलायंस हुआ उनका अलग अलग समयों पर, और मनमोहन सिंह की सरकार को 10 साल दोनों पार्टी चिट्ठी देके सपोर्ट करती रही, शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते रहे। तो अभी भी आपको ये भ्रम है कि राजनीतिक दलों की बात को बहुत गंभीरता से लेके एकदम निकल पड़ना चाहिए मार्केट में, कि ऐसा क्यों बोल दिया? अरे ठीक है यार, इधर सुनो, इधर से निकाल दो। ओंकार जी, है ना ये स्थिति? ऐसे 100 उदाहरण और भी है सब पार्टियों के, ये तो अभी ध्यान आ गया तो मैंने बता दिया। नहीं, मूल विषयों पर देश का ध्यान रहना चाहिए। नहीं अमिताभ जी, बहस इस समय किसान आंदोलन की हो रही है, राजनीतिक पार्टियां क्या करती थी इस पर बात करेंगे, तो समय आपके पास उतना नहीं है कि दोनों बातें हो पाए। सबसे पहले तो मैं आलोक जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किसान भाई का कोई मंच नहीं लेगी, वह उनके आंदोलन को समर्थन दे रही, और यह लोकतंत्र का तकाजा होता है, और कोई सही बात होती है तो समर्थन देते हैं, और समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में हमने इस बिल का विरोध किया था, और जिस तरह से राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ था, हमने रात भर वहां पर धरना भी दिया था पार्लियामेंट के परिसर के अंदर, और वहां पर सारे विपक्षी दलों ने दिया था, जो व्यवहार उस समय के उपसभापति द्वारा किया गया था। तो इसलिए ये कहना कि हम मंच नहीं देंगे उसका कोई मतलब नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, हम मंच लेंगे नहीं। हम चाहते हैं जो आपकी मांगे हैं सरकार उसको माने, उसमें हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है।
और ये इसलिए कह रहे हैं कोई भी कानून बनता है और जिस वर्ग के लिए बनाया जाता है उस वर्ग का संतुष्ट होना अत्यंत लाजमी। अगर वह वर्ग नहीं संतुष्ट होगा तो मैं नहीं समझता हूं कि उस कानून का कोई मतलब है। हम आप जो कहें कि कांग्रेस क्या कर रही थी पहले, हमारे भाजपा के मित्र कहेंगे और कह रहे हैं हर जगह कि कांग्रेस ने तो ये कहा था, हमने तो कहा था, लेकिन कहने का क्या नतीजा हुआ? हम तो चुनाव में ही हार गए। और जब चुनाव में हार गए, आप उसी काम को जबरदस्ती फिर करने जा रहे हैं जो हम करके हारे हैं। तो आपको समझना नहीं चाहिए था। जब पार्लियामेंट में बात है। सुषमा जी ने और अतुल जेटली साहब ने जब विरोध किया था बिल का, तो हमने उस बिल को पास होने दिया था? हमने नहीं पास होने दिया था, क्योंकि हम बात करेंगे, हमने ये कह के टाल दिया उसको। इसलिए आपको भी पहले बात करनी चाहिए थी, किसानों से बात करनी चाहिए थी, कहां क्या हो सकता है। अब आप देखिए 2014 में गेहूं का दाम था 1400 रुपया, और उस साल जानते हैं आप 1400 से लेके 2650 रुपए तक गेहूं बिका, माने एमएसपी के ऊपर। 2019 में 2000 रुपए दाम था, 1850 से लेके 1900 रुपए तक बिका, कोई बात नहीं। आज जब आपने धान का दाम 1865 रुपया किया तो 1000 रुपए में बिका, तब ये बात है कि एमएसपी को कानून दर्जा दिया जाए। इतना अगर कम हुआ, कारोबारी जब इस तरह से छापा मार देगा तो किसान तो मर जाएगा बेचारा। ठीक बात, इसको कोई समझ नहीं रहा है। और किसान के अननेसेसरी पॉलिटिकल पार्टीज पर ब्लेम लगाया जा रहा है कि इसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उदयवीर जी, आज मैंने किसान आंदोलन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसको सुना। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही। वो बात कहना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर वो लक्ष्मण रेखा वो लोग नहीं खींचते तो कल नवीन जी को मौका मिलता, ये फोटो ट्वीट करते। ठीक, उससे बचने के लिए क्या उन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक दल समर्थन दे रहे हैं उनका स्वागत, लेकिन अपनी पार्टी का झंडा बिल्ला छोड़कर घर आना होगा। क्या ये मोह त्याग करने की स्थिति में आप लोग हैं उदयवीर जी? क्योंकि राजनीतिक आदमी बिना झंडा बिल्ला टोपी के नहीं चलता। जब तक हमारी फोटो ना आए, हमारी पार्टी का झंडा बिल्ला ना आए, तब तक क्यों जाए? ये भी एक फीलिंग है जी। अमिताभ जी, ये आंदोलन आज से नहीं चल रहा है, ये आंदोलन काफी समय से चल रहा है। 7 दिन से तो वार्ता ही हो रही है, और राजनीतिक दलों ने समर्थन या विरोध उससे कई महीने पहले सदन के अंदर ही कर दिया था। जब राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा हुई तो सारे दलों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी, चाहे उनके बहुमत के हिसाब से बिल रुका या नहीं रुका, चाहे राज्यसभा में सभापति ने अपनी मनमर्जी करी, वो अलग बात है। लेकिन न तो न समर्थन नया है, ये समर्थन पहले से दिया हुआ था। जहां तक झंडे बिल्ले का सवाल है, मुझे लगता है कि जो बड़े नेता हैं देश के, चाहे किसी भी दल के हों, उनकी शक्ल झंडे बिल्ले पे हावी है। अगर अखिलेश जी कहीं जाते हैं तो उन्हें साइकिल या समाजवादी पार्टी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आशंका कि झंडा बिल्ला छोड़ के आओ, अगर कोई बड़े जो नेता जो उनका जिनकी शक्ल का महत्व है वो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि झंडे बिल्ले की जरूरत भी नहीं है। और हमने भी ये तय किया था, जो किसान लोग चाहते हैं कि उनके आंदोलन में कोई ना आए, तो हम उनके धरना स्थल पे नहीं गए हैं। लेकिन हम किसानों से वोट मांगते हैं। 70% देश की आबादी कृषि पे आधारित है, कृषि से सारी अर्थव्यवस्था है। हमारे कार्यकर्ता बहुत सारे, बड़ा वर्ग किसानों का है। हम किसानों के, खुद भी किसान परिवारों से आते हैं, किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अपनी राय रखना, उनकी आवाज को जोर से उठाना, जनता के बीच में जाना और सरकार को संदेश देने की भी हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी पे हम खड़े हैं। और सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि ये तानाशाही वाली बात है, डिक्टेटरशिप है, कि आपके लिए तो राम राज्य है, जहां चाहिए उत्सव मनाइए, जहां चाहिए कार्यक्रम करिए, रैली करिए, भरे कोरोना में वर्चुअल रैली करिए। लेकिन अगर अखिलेश यादव जी साइकिल चलाना चाहें या ट्रैक्टर पे जाना चाहें तो कोरोना है। ठीक बात भाई, आप कोरोना प्रोटोकॉल लागू कर देते हैं। ठीक बात जी, ठीक बात। घर से नहीं निकलने देंगे, पार्टी कार्यालय नहीं जाने देंगे। क्या इस तरीके से कोई लोकतंत्र में फंडामेंटल राइट्स और लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है? ठीक है उदयवीर भाई, तो ये सवाल में खड़े होकर रोते थे, ये सवाल है लोकतंत्र के नाम पे। बिल्कुल ठीक बात, ये सवाल आज वो है। और इन सवालों को लेके मैं भारतीय जनता पार्टी के पास आऊंगा। नवीन बाबू, जो बात उदयवीर सिंह ने कही वो मेरे जहन में भी थी।
मेरे मंच पर तो कम से कम दो नपने नहीं चल सकते, कोई खुश रहो चाहे नाराज रहो भैया, नपना तो एक ही रहेगा, उसी से कांग्रेस भाजपा सपा बसपा सब नपेंगे। बिहार में खुला खेल फर्रुखाबादी, तब कोरोना नहीं है। बंगाल में रोजी दमचौरा हो रहा, वहां कोरोना नहीं है। 1000-2000 आदमी से कम कभी निकली नहीं रहा बंगाल में, झंडा डंडा लेके, और दे दबादब चल रहा है कार्यक्रम। एक कौन पूर्व मंत्री थे आपके, उनके बेटे की सगाई में कम से कम 50,000 आदमी, हाई कोर्ट को कहना पड़ा इसको जेल भेजो भाई, ये तो मूर्ख किस्म का आदमी है। क्या रोड शो नहीं हुए? रोड शो वर्चुअल होता है क्या? नहीं ना, सड़क पर 10-20 हजार आदमी धक्का मुक्की हुई ना। तो किसान में ही सारा कोरोना टूटा है क्या? एक सवाल जो उदयवीर उठा रहे, बहुत जेन्युइन सवाल है, इसका उत्तर सत्ता से आना चाहिए। और दूसरा मेरा मसला ये, जो मैंने शुरुआत में कहा था, वो सवाल आपसे उत्तर चाहता है भारतीय जनता पार्टी से। 1947 से लेके आज तक के इतिहास में कोई बड़ा आंदोलन बता दो जिसमें सारे राजनीतिक दल कंबल ओढ़ के सो रहे हों। हर राजनीतिक दल ने, छोटा हो बड़ा हो, एक ने एक भूमिका ली है, दाएं चाहे बाएं। ऐसा कैसे हो सकता है लोकतंत्र में कि राजनीतिक दल कोई पोस्टर ना ले? मैं 100 उदाहरण गिना दूंगा। नवीन बाबू, सिर्फ 2 ही सवालों पर बात है, और इस पवार ने क्या कहा और मुलायम सिंह ने क्या कहा, इस पर आज इसलिए नहीं जाएंगे, उसमें फिर बड़ी बदमजगी हो जाएगी। हमको याद है जब नरसिंह राव डंकल और गेट का प्रपोजल को सरकार में मंथन कर रहे थे, तो अडवाणी और वाजपेयी की लीडरशिप की बीजेपी ने उसका विरोध किया था। एस गुरुमूर्ति ने 3 दिन भाजपा के सांसदों को अर्थशास्त्र पढ़ाया था कि गेट क्या है, डंकल क्या है, और नरसिंह राव से कहा गया था कि यह प्रधानमंत्री देश बेच देगा क्या? लेकिन बाद में जब आपकी सरकार आई तो भी रास्ता वही रहा, अर्थव्यवस्था का बदला तो नहीं। अब ये जो मूल सवाल है, इन पर आपका उत्तर चाहिए नवीन बाबू। अमिताभ जी आपने 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न ये कि विपक्ष इस किसान आंदोलन की राजनीति कर रहा है, इस पर किसी को क्या दिक्कत है? निश्चित रूप से कोई आंदोलन, राजनीतिक दल राजनीति करेगा, जनता करेगा महाराज, हितों से जुड़े हुए मुद्दे पर हो रहा है, तो राजनीतिक दल उससे, मैं वही कह रहा हूं कि कोई भी राजनीतिक दल उससे अपने को अलग नहीं रख सकता है। राजनीतिक दल अगर समाज की सेवा के लिए आए हैं तो समाज के किसी भी वर्ग के किसी भी आंदोलन में उनका साथ होना चाहिए। लेकिन हमारा कहना है, आपने बहुत सारे उदाहरण गिना दिए, लेकिन किसने संसद में क्या कहा नहीं कहा, यह एक अलग का विषय है, वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, आप भी नहीं चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े किसान नेता, किसान पुत्र जिनको कहा जाता है, 23 नवंबर 2019 को संसद की पार्लियामेंट कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में, जहां पर इस पर चर्चा हुई थी, उसमें उनकी क्या सहमति थी? आज हमारे साथ अकाली दल नहीं है, जब स्टैंडिंग काउंसिल में अकाली दल की क्या थी, जब हमने अध्यादेश लाया तब क्या था? हमारा यह कहना, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है, यह दोहरा चरित्र मत लाइए आप कि आप स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में अध्यादेश लाने के समय तो आप चुप रहते हो, और उसके बाद जब किसान सड़कों पे आता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों से वार्ता कर रही है तो आप उसके सहयोग के नाम पे राजनीति कर रहे हो। यह मत करिए। एक मासूम सवाल आ गया, एक मासूम सवाल दीजिए आंदोलन को, हम तैयार हैं। 1 मिनट इजाजत दे दो, एक मासूम सवाल जेहन में आगे निकल जाएगा क्योंकि कागज रखता नहीं, बहुत मासूम सवाल। इनसे कह रहे हो किसान आंदोलन, विपक्ष रोटी सेक रहा है, कोई कह रहा हलवा बना रहा, कोई कह रहा खिचड़ी बना रहा, अलग अलग टैगलाइन चल रही है बाजार में, क्या चाहे जो मान लो विपक्ष कर रहा। एक मासूम सा सवाल आ गया, ये तो किसान आंदोलन है, पूरे भारत से जुड़ता है किसान। आप माला मंदिर में नहीं आंदोलन करने गए थे, जहां कोई लेना देना नहीं था आपका, भक्त और भगवान का मसला था, आप उसमें भी झंडा लेके गए थे कि नहीं गए थे? दमचौरा किया था कि नहीं किया था? बताओ भैया। अमिताभ जी, आपको मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं इस बात का कहीं विरोध नहीं कर रही है कि राजनीतिक दल इस आंदोलन को समर्थन में आए या ना आए, लेकिन हमारा यह कहना है कि आप ये दोहरा चरित्र क्यों रख रहे हो? आप स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में तो विरोध नहीं करते हो, समर्थन करते हो, और जब किसान उसके विरोध में आता है तो आप कहते हो कि हम उसका समर्थन करेंगे। यह दोहरा स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। रही दूसरी बात, आपने कहा जो श्रीमान अखिलेश यादव जी की गिरफ्तारी को, देखिए
कोरोना संक्रमण काल में निश्चित रूप से सबको जो इसका प्रोटोकॉल ना ना कोरोना का प्रोटोकॉल कहीं पालन नहीं हो रहा। नवीन बाबू वाकई बात उदय भी जाने, लेकिन एक बात जान लो, मैं 10 उदाहरण देश में दे दूं। यह स्थानीय प्रशासन का काम है। जहां कलेक्टर और कप्तान की आंखों के सामने प्रोटोकॉल के नाम पे आप शांति व्यवस्था को नहीं खत्म कर सकते हैं, आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। आज देखिए जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पुलिस अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की, उनके साथ मारपीट की, विकल्प क्या रह गया था? आपने जिस प्रकार से रास्ता जाम किया श्रीमान अखिलेश यादव बंदरियाबाग चौराहे पर, जो लखनऊ के मुख्य चौराहों में है, जिस प्रकार से बैठकर उन्होंने पूरे लखनऊ में अव्यवस्था फैलाई, विकल्प क्या प्रशासन के पास? प्रशासन तो आपकी सांकेतिक वेस्ट बंगाल में आप अव्यवस्था फैलाओ तब सब ठीक है। अगर कहीं हमारी सभा होती है, कहीं हमारा धरना, दो बातें ठीक है नवीन बाबू आगे बात ठीक है ब्रेक पर जाना है, उसको अधिकार कार्रवाई, लेकिन एक टिप्पणी मुझे लगता है ठीक है उदयवीर भाई ब्रेक के बाद आएंगे। एक टिप्पणी मुझे लगता है बहस को संतुलित रखने के लिए जरूरी है। नवीन जी ने अच्छे तर्क दिए, लेकिन इस बात का जनता के संतोष के स्तर का उत्तर नहीं आया कि एक जगह रोड शो हो तो कोरोना को कोई फर्क नहीं, दूसरी जगह 1500 किसान इकट्ठा हो गए अपना अब विरोध जताए तो कोरोना कोरोना चिल्लाओ। पूरा बिहार में दमचौरा मचा रहा 1.5 महीने, 36 हेलीकॉप्टर वहां पूरा आसमान मथे रहे और ऐसी फोटो ट्वीट हुई, बोले देखिए अपार जन समुद्र, खुल्लम खुल्ला कोरोना के साथ गलवैयां हुई, कुछ नहीं। बंगाल में रोज दमचौरा हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। ये दोहरा मापदंड है, सपा करे बसपा करे भाजपा करे कोई करे, भैया मैं तो एक सीधी बात कहूंगा। और दूसरी बात ये कहिए, ये फ्रेज ही खराब है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। मुझे ये बता दो राजनीतिक दलों का काम मतलब क्या है? फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे ये लोग, रामायण रामचरितमानस का अखंड पाठ करेंगे, क्या करेंगे? किस लिए है राजनीतिक दल? आप शबरीमला में गए, हमने तो कुछ नहीं कहा भाई, आपकी मन हुआ तबीयत हुई तो आप वहां चले गए। कौन अंदर जाए कौन नहीं जाए वो धार्मिक विषय था, आप उसमें भी लगे, अच्छी बात है। आप जलीकुट्टू में भी गए तमिलनाडु में, कि वो सांड लड़े कि नहीं लड़े आपकी मर्जी। तो वैसे ही उदयवीर की मर्जी, ओंकारनाथ सिंह की मर्जी, सब पार्टियों को आजादी है, लोकतंत्र का यही मजा। मित्र ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर मिलते हैं। जब हो जुबां पे केसर और जोश दिलों में, तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल बोलो जुबां केसरी। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक अष्टिलारल कैप्सूल, जो है यूरिनल, किडनी एवं लिवर की सभी समस्याओं में लाभदायक। अष्टिलारल कैप्सूल, आयुर्वेद का वरदान। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। चाहा था जो मुझे मिल गया, एक स्वाद जो है महक भरा, रिश्ता जुड़ा एक उम्र का मेरा। राजनिवास फ्लेवर्ड पान मसाला। अष्टिलारल कैप्सूल, जो है यूरिनल, किडनी एवं लिवर की सभी समस्याओं में लाभदायक। अष्टिलारल कैप्सूल, आयुर्वेद का वरदान।
जुबां पे केसर और जोश दिलों में, तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल, बोलो जुबां केसरी। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि। तो 2 हफ्ते होने को है, किसान सड़क पर बैठा है और सर्दी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन समाधान निकला नहीं, हल निकलता दिख नहीं रहा है। कल भारत बंद भी है और इधर सियासी हो हल्ला भी हो रहा है, लेकिन परसों जाकर एक बार फिर से बैठक होनी है। चर्चा किसान पर। सीधे चले अमिताभ जी के पास, प्लीज सर। भाई मैं तो भारतीय किसान यूनियन से भी कहूंगा, इतने छुई मुई मत बनिए, इतने तथाकथित लोकलाज के चक्कर में भी घूंघट मत काढ़िए इतना लंबा। अरे देश की 60% से ज्यादा आबादी से जुड़ा मसला है भाई। राजनीतिक दल छोड़ो, सांस्कृतिक और सामाजिक लोगों को भी आंदोलन में अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। पक्ष में विपक्ष में लाइन तो लो। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। दिनकर, भूमिका तो लीजिए। आजादी की लड़ाई हो रही थी तो पूरे देश ने भूमिका ली। कुछ अंग्रेजों को बाहर निकालने के पक्ष में थे, कुछ राय बहादुर मनसबदार उनके अंग्रेजों को बनाए रखने के पक्ष में थे, लेकिन न्यूट्रल कौन रहेगा? आलोक वर्मा, इतना पर्दादारी भी क्यों, इतना क्यों घबरा रहे हो भाई? मंच से कहो सब आओ, जिन जिन को राजनीति करनी है सब आओ, और नहीं आओगे तो हम बताएंगे फिर वक्त पर। ये बोलो ना, क्या समस्या? भाजपा वालों को भी बुलाओ, कांग्रेस वालों को भी बुलाओ, सपा बसपा सबको बुलाओ। जी देखो अमिताभ जी, हाँ भाई, देखिए जो हमारे समर्थन में आ रहे, स्वागत है उनका। और जो आंदोलन की कमेटी है उन्होंने पहले ही इस चीज का निर्धारण कर दिया है कि आप अपना झंडा बिल्ला लेके मत आइए, आप खुद आइए। और अमिताभ जी, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जो आज किसान दिल्ली पर है, क्या इसमें जरूरी थोड़ा कि सब किसान यूनियन है? अरे इसी किसान यूनियन में भाजपा का भी आदमी है, बसपा का भी आदमी है, सपा का भी आदमी, कांग्रेस का भी आदमी है। हम किसानों ने सभी राजनीतिक दलों को वोट दिया है भाई। आज भाजपा को वोट देके वहां दिल्ली में बैठा दिया, इसके पहले कांग्रेस को बैठाए थे। और आज अगर भाजपा हमारे खिलाफ काम कर रही है तो भाजपा जब हटेगी तो आएगी तो कांग्रेस है। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप आइए, बिल्कुल आइए, स्वागत है किसान हित में। और अमिताभ जी, मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये इस देश का, जैसे आप कहते हैं, इस देश का इतिहास है कि किसान तभी याद आता है जब विपक्ष में आदमी होता है। सत्ता वाले को तो किसान याद नहीं आता है। आज 12 दिन हो गए, ठीक है आलोक वर्मा, ठीक है, जरा सा भी ध्यान नहीं आया। ठीक बात। मैं रोहित अग्रवाल के पास चलूंगा, क्योंकि ये सवाल उनसे ज्यादा मौजूद किसी के लिए नहीं। उनकी पार्टी का दायरा ही किसान तक था, और फिर वो सिमटते सिमटते एक भौगोलिक क्षेत्र में सिमटा, फिर वो सिमटते सिमटते बहुत ही सिमट गया, फिर वो जिले में आ गया। 8 राज्यों से शुरू हुआ था मामला चौधरी सिंह का, अब वो अब 1.5 जिले में, 1 जिले में आके कन्फाइंड हो गया। इसलिए इनसे बेहतर नहीं। कबीरदास ने कहा, रोहित अग्रवाल, यही सवाल है आपसे जो बात अभी कह रहे थे आलोक, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। आप किसानों के साथ लड़े होते तो देश दुनिया छोड़ो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आपके सामने सब पानी भर रहे होते, गाजियाबाद से लेके सहारनपुर तक। रोहित अग्रवाल, इसका मतलब भैया दुख में सुमिरन करते हो, सुख में नहीं। रोहित जी, देखिए अमिताभ जी, मैं कहीं ना कहीं आपसे सहमत नहीं हूं, इस पे आप आपत्ति जता सकते हैं। देखिए, हमसे धर्म की राजनीति, हमसे पाकिस्तान की राजनीति, आतंकवाद की राजनीति, इस तरीके के मुद्दों पे राजनीति नहीं होती है। देखिए, हम सीधे साधे व्यक्ति हैं, जिस तरीके से किसान है,
हम लोकतंत्र के दायरे में तो राजनीति कर सकते हैं। हमारे नेता चुपचाप गए, लंगर सेवा की और चले आए। वो कहीं अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेके नहीं गए, वो किसी व्यक्ति को नहीं लेके गए, वो स्वयं गए अपने 2-3 सहायकों को लेके और लंगर सेवा करा के किसानों को और चुपचाप चले आए। हम किसान की सेवा करना जानते हैं, हम किसान की आवाज उठाना जानते हैं, हम किसान के दर्द को समझना जानते हैं। हमसे देखिए, पाकिस्तान की राजनीति आप करवाओगे, पाकिस्तान के नाम पे राजनीति कर लो, आतंकवाद के नाम पे राजनीति कर लो, हमसे नहीं होगी। हम सिमटे से मिट जाए, हम किसान की सेवा के लिए तत्पर हैं, हम किसान की सेवा के लिए जान भी दे देंगे। रुक जाइए, आगे बात ओंकार जी के पास चलूं, लेकिन एक टिप्पणी करूंगा ताकि फैक्ट्स फिर दुरुस्त रहें। दाएं बाएं मेरी बहस नहीं भागे भाई, मुझे उससे कष्ट होता। मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, ये इंडस्ट्रियल एरिया है क्या? 80% तो किसान है। वहां आपकी जमानत जब्त हो जाए और आप बता रहे हमने किसानों की सेवा की। ये हमको ना बताओ महाराज, आपका कोई इलाका नहीं जो मेरा घूमा हुआ नहीं, देखा हुआ नहीं। ये हमको मत समझाइए, ये पार्टी की बैठक में समझाइए और उस आत्ममुग्धता में रहिए कि हम किसानों की सेवा करें। सेवा की होती तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आपको सिर माथे रखता, जैसे चरण सिंह के समय रखता था। ओंकार नाथ सिंह जी, मसला ये, किसान न तो धर्म की चहारदीवारी में बंधा है, ना जात की, ना पार्टी की। पार्टी तो बहुत छोटी चीज है। जिस देश की 60-65% आबादी उस वर्ग से जुड़ी है, तो उसमें तो सब आ गए, सब धर्म आ गए, सब जातियां आ गई और सारे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आ गए। किसान तो एक बड़ा अम्ब्रेला है, उसके नीचे तो सब खड़े हैं, फिर लड़ाई क्यों? ओंकार जी, यही तो सरकार को सोचना चाहिए ना। सरकार को यही सोचने की आवश्यकता है कि जब किसान अगर किसी बात को कह रहा है तो उसको शांतिपूर्वक सुन लीजिए। लेकिन सरकार में पता नहीं कौन सा दम आ गया है कि ये किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं। इन्होंने जो फैसला कर दिया इनके हिसाब से वो उचित है। हो सकता है इन्होंने जो फैसला किया होगा अपने सोच के किया होगा कि भाई ये उनके हित में जाएगा। लेकिन अगर किसान कह रहा है कि हमारे हित का फैसला नहीं है तो उसको वापस लेने में क्या दिक्कत की बात है? आपको याद दिला दूं, अन्ना जी ने जब आंदोलन किया था और बहुत तगड़ा आंदोलन चला था, उन्होंने आमरण अनशन चालू कर दिया तो पूरी पार्लियामेंट ने एक स्वर से उनको मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था कि हम लोकपाल का बिल बनाएंगे, कानून बनाएंगे, आप अपना अनशन वापस लीजिए। किया था कि नहीं किया था? किया था। तो अगर किसान ने एक चीज आंदोलन किया हुआ है तो भाई उसको वापस लेने में क्या दिक्कत है? पूछ के आप बना दीजिए, जो बनाना चाहते हैं, जो वो चाहते हैं उसको डाल के बना दीजिए। उसमें समस्या तो कोई है नहीं। अगर आप उनका भला करना चाहते हैं तो उनको बिठाल के बात कर लीजिए और जो भले वाली बातें वो कहते हैं उसको उसमें डाल दीजिए। कोई दूसरा आदमी तो कह नहीं रहा है। राजनीतिक दलों को जो कहना था वो पार्लियामेंट की डिबेट पे कह चुके हैं, आपने उसको नहीं माना, उसका नतीजा ये हुआ। आप हर चीज मानते नहीं है। इसी तरह जब जीएसटी आई थी तो आपने जीएसटी में कांग्रेस पार्टी की बात सुनी ही नहीं। नतीजा क्या हुआ? फेल हो गया। आज स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि राज्यों का हिस्सा नहीं दे पा रहे। ठीक है जी, आपकी बात अच्छे से आई। और एक सवाल ठीक है कि भाई अन्ना का एक उदाहरण हमारे सामने है। उदयवीर जी, वही सवाल सबके पास हुकूमतें रही और सबने कहा हमारी तो छाती फटती किसान के लिए है, और किसान कह रहा कि हम गिरते चले गए। और आप 2020 में मालूम स्थिति क्या है? एक आंकड़ा बता दूं, आप सब लोगों के किसानों के प्रति, इसमें रोहित जी की पार्टी, नवीन जी की पार्टी, ओंकार जी की पार्टी सर्वाधिक सत्ता में रही और आपकी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता में रही, उन सबके अथक प्रयासों से प्राणपण जो उन्होंने झोंका किसानों की हमदर्दी में, उसका नतीजा ये हुआ कि 86%, कितना 86% किसान भारत में 2 एकड़ या उससे कम जोत वाला बचा। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ठीक, लगातार आत्महत्याओं का सिलसिला थमा ही नहीं। ये तब है जब हर पार्टी का आदमी कहता गंगा जल और तुलसी पत्ता हाथ में लेके, भैया दूसरे का नहीं पता लेकिन हम तो किसान के लिए जिए और मरे। और किसान हमको मिलता है वहां गंगा के घाट पर कराता हुआ। बताओ भाई किसकी बात सच माने उदयवीर जी? नहीं, निश्चित तौर पे जिन लोगों की सरकारें हैं या जो लोग दल राजनीति कर रहे हैं उनको ये जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी
कि देश की स्थिति क्या है। अगर अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है और किसान जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कहीं नहीं है, आंदोलन के अलावा और कहीं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है, उसका कहीं पे दबाव समूहों की राजनीति होती थी वो नहीं है, तो किसानों के सवाल आते हैं। और जो किसान नेता रहे, जब जब उन्हें राजनीति का अवसर मिलता है तो यही बहुत सारे कॉर्पोरेट लोग, कॉर्पोरेट हाउसेज और जो कॉर्पोरेट स्टाइल की राजनीति आज हो रही है देश में, अब तो दिल्ली में बैठ के ठेका उठ जा रहा है, किसकी इमेज बनानी है, किसकी इमेज बिगाड़नी है, क्या होना है क्या नहीं होना। और वो कॉर्पोरेटाइजेशन और बड़ा है, उसके कारण किसान नेताओं को कभी ढंग से मौका नहीं मिला। न चौधरी चरण सिंह राजनीति कर पाए, न माननीय नेताजी को भी बहुत अवसर मिला, बहुत सारे खूब अवसर मिल गया, खिंचाई की, उनको तो बहुत अवसर मिला, उनको कहां नहीं मिला। नेताजी को बहुत अवसर मिला, के बीच में कमजोर है, उसके नेता भी कमजोर है जी, तो नहीं राष्ट्रीय राजनीति में कहां अवसर मिला। नेताजी तो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। अरे अब नहीं, फिर अब ऐसे तो जानते हैं सब बात। अब सब तो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते देश में, ऐसे लोग प्रधानमंत्री बन गए, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, जिनका कोई न दल में लेना देना था न कोई बहुत बड़ा हस्तक्षेप था जी, स्वीकार्यता के नाम पे कोई बीच का आदमी रख लो जी, प्रधानमंत्री बने लोग, मेरे उनसे व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है ठीक। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, किसान राजनीति, किसान के बेसिस पे जिन दलों ने राजनीति की वो इस देश का मुख्य एजेंडा नहीं बन पाई। ठीक उदयवीर भाई, ठीक है, क्योंकि राजनीति और जगह से तय होने लगी और दिन पे दिन ज्यादा बड़ा है। जो आज दल है वो टोटल उनकी जेब में है। मैं नवीन जी के पास चलता हूं एक टिप्पणी करते हुए, जो उदयवीर भाई ने कहा कि जिन दलों ने किसान की राजनीति की, मैं उसको थोड़ा सा दुरुस्त करूंगा। सब दलों ने किसान की राजनीति की, उन दलों इन दलों नहीं, सब दलों ने। हो सकता है दक्षिण के दलों की हमको उतनी जानकारी नहीं, लेकिन वहां मेरी जानकारी है उन्होंने भी वही किया जो उत्तर प्रदेश के दल करते रहे। गंगा जल, कहीं नर्मदा का जल, कहीं गंगा का, कहीं कावेरी का, लेकिन और तुलसी का पत्ता हाथ में लेके कसम सबने किसान की खाई। भारत में जिसने कुर्ता पहना नेतागिरी के लिए, उसने किसान के नाम का ताबीज पहले गले में डाला। नवीन जी, अस्पताल भर के डॉक्टर ये दावा कर रहे हैं कि हमने इसको च्यवनप्राश खिलाया 75 साल से, और किसान हो गया कुपोषण का शिकार। तो भाई च्यवनप्राश कहां आ रहा था और कौन खा रहा था और किसे खिलाया जा रहा था? नवीन जी, निश्चित रूप से अमिताभ जी, अभी आपने जो कहा कि च्यवनप्राश कहां से आ रहा था, वहीं से आ रहा था जहां से 1 रुपया चलता था 15 पैसे पहुंचता था। ये खुद ही लोग स्वीकार करते थे। आज मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद हमने 150 योजनाओं को गिना सकता हूं जिसको हमने किसानों के लिए किया, और किसानों ने 2019 में उस पर हमारा समर्थन किया। लेकिन जो आज की विषय चर्चा का, अमिताभ जी, मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन में कौन राजनीतिक दल समर्थन कर रहा है, विरोध कर रहा है, इसका हमारा कोई नहीं है। राजनीति में देश में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, आप समर्थन करिए। लेकिन आपने बहुत सारे उदाहरण गिनाए कि संसद में हमारी पार्टी के नेताओं ने क्या कहा, इनकी पार्टी ने कहा, इस पर चर्चा मत करिए। लेकिन देखिए, एक राजनीतिक बहुरूपीय की बात देखिए, जो आज दिल्ली में किसानों के लिए जाके व्यवस्था देखने की बात कर रहे हैं, वह श्रीमान 23 नवंबर को अपने खुद केंद्र सरकार के आदेश को शासनादेश कर चुके हैं। तो यह दोहरापन राजनीति में नहीं होना चाहिए जो आम आदमी पार्टी जैसे अन्य राजनीतिक दल कर रहे हैं। आप किसान के समर्थन में आइए, स्वागत है, हमको कहीं दिक्कत नहीं है। हम तो खुद किसानों के साथ बैठ कर लगातार वार्ता कर रहे हैं। हम किसानों की बेहतरी के लिए कोई कानून लाए हैं। अगर उसमें हमारे किसान भाइयों का कोई सुझाव है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर सुधार करने में विश्वास रखती है। हम स्वीकार कर सुधार कर रहे हैं, लेकिन वह लोग जो 23 नवंबर को उसको शासनादेश कर चुके हैं, वो आज किसानों के बीच में जाके जो नौटंकी कर रहे हैं, हमारा विरोध इस पर है। जी चलिए, संपादकीय टिप्पणी के लिए अमिताभ जी के पास चल रहे हैं, प्लीज सर। इस देश में सत्यनारायण कथा राजनीतिक मुद्दा बनी, इस देश में भागवत और अखंड रामायण राजनीतिक मुद्दा होती है। मंदिर में कौन जाए, दरगाह में कौन जाए, कौन नहीं जाए, उसमें लट्ठम लट्ठम सियासी लोग कूदते हैं। छठ यहां मनाओ कि वहां मनाओ, उस पर राजनीतिक दल कूदते हैं। तो इसमें कूदने में क्या समस्या है भाई? सब कूदो। अब बस एक तो बात ये स्थापित होनी चाहिए, आपस में छींटाकशी बंद करो। जब सब उसी कुआं का पानी पी रहे हो तो आपस में क्यों छींटाकशी कर रहे हो भाई? काम तो सब वही कर रहे हैं। दूसरा मसला, मैं एक बुनियादी सवाल उठाता हूं। 7th पे कमीशन
जब इस देश में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया और उसके अनुक्रम में राज्यों ने लागू किया। सुन लीजिएगा उदयवीर भाई, आप भी, नवीन जी आप भी, और ओंकार जी आप भी। पता है 4,80,000 करोड़, कितना? 4,80,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा भारत पर, सेंटर एंड स्टेट्स मिलाकर। आज तक के इतिहास में कभी किसानों को इतना बड़ा पैकेज नहीं दिया गया। 75,000 करोड़ का मनमोहन सिंह देके गए थे, दोबारा सरकार में आ गए थे झप्प से। क्या 2-2 हजार रुपए आप भी दे रहे हो, सब जोड़ लेना, लेकिन 4,80,000 करोड़ नहीं हो सकता। क्या किसी ने चर्चा की? किसी ने हंगामा किया? नहीं ना। देश के 50 बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस का जितना कर्जा राइट ऑफ हुआ, वेव ऑफ हुआ, उसका 30% कभी किसानों को इस देश में नहीं मिला सरकारी मदद। इसका काट कर दो तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूं। सब दल मिलकर सोच लेना, गूगल भी देख लेना। और एक बात कहता हूं, लंबा मत जाइए। मैं जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं करूंगा। 1970 को बेस ईयर मान लो ओंकार बाबू, तब जो गेहूं का रेट था, किसान का फसल, गेहूं का रेट, किसान की इनकम मूल रूप से, और तब जो प्राइमरी स्कूल के मास्टर की तनख्वाह थी सरकारी, और आज 70 से अब तक, ठीक ना, 50 साल हुए। 50 साल में वो तनख्वाह बढ़ गई 400 गुना। और गेहूं कितना बढ़ा? गेहूं का ये समर्थन मूल्य या बाजार मूल्य, जो मूल्य मान लो, इसमें लट्ठम लट्ठे नहीं, 2-4 रुपया फादिल ले जाओ, पता है शर्मिंदगी से सिर झुक जाए हमारा। तब सोना क्या भाव था और अब सोना क्या भाव है, और गेहूं कितना बढ़ा, धान कितना बढ़ा किसान का, कभी सोचा है क्या? सब लोग हवा हवाई हाके पड़े हो। जाके कभी देख तो लो पलट के। सरकारी कर्मचारियों को, सबको नहीं, लेकिन सब भत्ते जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं प्रचलित इस वक्त, मेरे शब्द को ध्यान से रखिएगा, नहीं तो गलत बात पर मुझे बाद में कोट करो। गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज के लिए जितने किस्म के भत्ते हैं इस वक्त भारत में, पूरे देश में, वो करीब 125 किस्म के भत्ते हैं ओंकार भाई, 125 किस्म के, 125 संख्या के, लगभग 2-4 कम ज्यादा। इस देश की 70% आबादी किसी भत्ते के हकदार नहीं क्या? इसके बच्चे नहीं हैं, उनको पढ़ना लिखना नहीं है, इसे हारी बीमारी नहीं है, इसे ट्रैक्टर ट्राली नहीं खरीदनी, ये कपड़ा नहीं पहनता कि धुलाई का पैसा में साबुन मिल जाए। क्या किया ये तो बता दो, ये तो बताओ भाई, किया क्या है? कौन दधीच हुआ इस देश में, वो उसका चेहरा तो दिखाओ हमको भी, जिसने अपनी हड्डियां किसानों के लिए दान कर दी हो। है क्या कोई ऐसा दधीच? और एक बात आलोक वर्मा आपसे भी कहूंगा, कड़वी भाई, बुरी लगे तो माफ कर देना मित्र। नेता होते तो मैं कहता बुरी लगे तो अपने घर रहो, आपसे ये कह रहा हूं, माफ कर देना मुझे। एक बार मुजफ्फरनगर के, उदयवीर भाई सुन लीजिए, बड़ी अच्छी बात है, मुजफ्फरनगर के कुछ बुजुर्ग किसान आए मेरे पास, उन्होंने हमसे कहा कि अग्निहोत्री जी क्या करें, सब चुनाव लड़ते हैं सब दल, तो आके पांव छूते हैं और कहते चाचा बस तुम्हारा ही ख्याल रखेंगे, वो होने के बाद बोले फिर सब अपनी गति चलते। मालूम मैंने क्या कहा था? वही बात आज दोहराता हूं, वो नहीं करोगे तो ऐसे ही आज यहां धरने पे हो, कल कहीं और धरने बैठना पड़ेगा, ये जान लो। लाठी खाओ, डंडा खाओ और धरना दो। जब तक किसान जात और मजहब से ऊपर उठ के सिर्फ एक पहचान पर वोट नहीं करेगा कि हम किसान हैं,
तब तक राजनीति पर आपका नियंत्रण नहीं होगा। बिल्कुल 65-70% सीधी और परोक्ष रूप से जुड़ी आबादी जोड़ लीजिए तो लगभग 70 जाती है। छोड़ो परोक्ष वाली, सीधी जोड़ लो तो भी 50 पार की आबादी है। लोकतंत्र में 50 और 51 और 49 का खेल है। आपके पास 50% से ज्यादा आबादी, लेकिन आप खाप में बटे हो, आप जात में बटे हो, आप मजहब में बटे हो, इलाके में बटे हो, पार्टियों में बटे हो। एक बार किसान होकर वोट दे दो, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक। मैं नहीं कहता कौन सरकार को वोट, किस पार्टी को वोट दो, लेकिन जो सरकार आएगी आपसे वादा खिलाफी नहीं कर सकती। लिख के रख लो मेरी बात। जिंदगी में कभी दोबारा धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आलोक वर्मा, एक बार सिर्फ किसान हो जाओ, सिर्फ किसान। ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना सपा, ना बसपा, ना तृणमूल, ना लेफ्ट, ना राइट, नथिंग। न ठाकुर, न बामन, न अगले, न पिछड़े, न मुसलमान, न हिंदू, कुछ नहीं। सिर्फ ये कह दो हम किसान हैं और एक बार वोट दे के देख लीजिए। अगर सरकार आपके दरवाजे से नहीं चले तो मुझसे कहिएगा आके कि गलत दवा खिला दी। एक बार कोशिश कर लीजिए, अपने विवेक से चुनिए। आपको लगे कि जिसकी आंख में पानी है उसको जिताइए, जिसका जमीन आपको साफ लगे उसको जिताइए एक बार। ये मत हमको समझाइए कि छपरौली में तो यही जीतेंगे, तो फिर भुगतो, और शामली में यही जीतेंगे तो भुगतो भैया, फिर भुगतो। और भैया अमरोहा में तो यही जीतेंगे। समझ रहे ना मेरा इशारा? जब ये करना है तो धरना स्थल बने ही है भारत में। आज यहां दीजिए, कल वहां दीजिए। अगर भाग्य बदलना है तो सिर्फ पहचान रखिए, मैं किसान हूं, बाकी कुछ नहीं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने खूब कहा है कि एक बार खेतों में हल चलाकर तो देखिए, परेशानी का अंदाजा आपको लग जाएगा। महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए ऑनलाइन टीवी के साथ।